हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सादानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, एग्ज़ाम जो है अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बच गया है। इस 2-3 सप्ताह जो आपको समय है, ठीक है, इसी में हम लोग को जो है अब रिवीज़न करना है। इसीलिए मैंने अब क्या किया है कि प्रैक्टिस सेट जो है आपके लिए ले आया है। इस प्रैक्टिस सेट में जो है हम एक एक करके चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे और सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने लिए हैं और इसको एक बार एक एक करके हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम वहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी थोड़ा बहुत आपको हम बताते चलेंगे। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी जो है बिल्कुल अच्छे से एक एक करके देखिए और बेहतर होगा कि आप कॉपी पेन भी उठा करके देखिए और अपने प्रश्न का उत्तर आप खुद से देने की कोशिश कीजिए और लास्ट में आपको बताना है कि आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए। ठीक है, तो इसी की तरह जो है इस वीडियो के बाद आप बोलेंगे तो हम एक एक करके और भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे। जैसा आप बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर प्रैक्टिस सेट लाइए, तो हम जो है प्रैक्टिस सेट ले करके आए हैं जो मिक्स टाइप का प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं एक एक करके। आप आते हैं सीधे पहला प्रश्न की ओर, जैसा देख पा रहे हैं और जैसा यहाँ पे है आपको इसका पीडीएफ भी जो है मिलेगा। इस पीडीएफ में जो है हम जैसे प्रश्न उत्तर को हम टिक मार देंगे तो ये आपको सीधे सीधे जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक एक करके आइए, जैसे प्रश्न को पढ़िए। जैसा आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न कहता है ठीक है, आते हैं सीधे पहला प्रश्न में। पहला प्रश्न आपके सामने है कि हरी तजी, आप नहीं समझ देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैंने पहला प्रश्न में आ रहे हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या है कि हरी तजी जब मथुरा गेल, रिक्त स्थान है आजू नागर मन परे कौन कवि कर लिखल गीत रचना हिके। जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या है ये जो है कौन सा कवि का रचना है ये आपको बताना है। तो फटाफट से आप बताइएगा। यहाँ पे है हरी तजी जब मथुरा गेल एंड आजू नगर मन, क्या कर रहा है कि आजू नगर मन परे कौन कवि कर लिखल गीत रचना हिके। तो चार ऑप्शन आपके पास, रघुनाथ सिंह, जदुनाथ शाही, रघुनाथ शाह और जयनाथ शाह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रघुनाथ शाह। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा रघुनाथ शाह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि चूटिया रांची, यानी कि चूटिया जो रांची में पड़ता है, ठीक है, कर प्रसिद्ध राम मंदिर कर स्थापना को नागपुरी कवि 1685 ईस्वी में करवाए रहे या करल जाए रहे। तो प्रश्न आपसे ये भी याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन में भी उत्तर छुपा हुआ होता है प्रत्येक चीज़ों का, बहुत सारे प्रश्नों का। तो यहाँ पर आपको प्रश्न में ये भी पूछ सकता है कि चोटिया रांची में स्थित जो राम मंदिर है उसका स्थापना कब हुआ था। तो उसका स्थापना हुआ था 1685 ईस्वी में, इसको आपको याद रखना है। और इस प्रश्न में पूछा गया है कि इसका स्थापना 1685 ईस्वी में कौन करवाया था, रघुनाथ नृपति की, रघुनाथ सिंह की, हनुमान सिंह और दलेल सिंह। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा रघुनाथ नृपति। अब यहाँ दो चीज़ है दोस्तों, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग देखे, इस क्वेश्चन 2 में हम लोग देखे रघुनाथ शाह और यहाँ देख रहे हैं रघुनाथ नृपति। तो क्या ये दोनों अलग अलग है? नहीं, ये एक तरह से जब शासक के तौर पे इनका अगर नाम देखा जाए तो रघुनाथ शाह, चूँकि ये नागवंशी जो राजाओं का जो क्रम था उनमें ये कौन से नंबर के राजा थे, ये 50वें नंबर के राजा थे दोस्तों। ये याद रखना है आपको, ये 50वें नंबर के राजा थे। ठीक है, कौन?
रघुनाथ शाह। और जब इनका बात अगर हम करते हैं कवि के तौर पे, तो कवि के तौर पे अगर हम बात करें तो ये क्या लिखते हैं, रघुनाथ निरिपति लिखते हैं। तो रघुनाथ शाह और रघुनाथ निरिपति दोनों एक ही चीज़ है। ये बात आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं आगे। हमने यहाँ पे आपको अभी क्या बताया, हमने यहाँ पे बताया दोस्तों कि जो रघुनाथ निरिपति जो हैं, इन्होंने 1685 में जो रांची में चुटिया स्थित राम मंदिर है, इनका निर्माण करवाया था। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगले प्रश्न में आइए। प्रश्न संख्या, जैसा आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है वो देखिए। प्रश्न संख्या 4 है कि नागपुरी काव्य में चैतन्य संप्रदाय, नागपुरी काव्य में चैतन्य संप्रदाय का प्रभाव सबसे पहले कौन कवि कर रचना में भेटाइल। ठीक है, आपको बात समझ में आया होगा। तो फटाफट उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन आपके सामने क्या है कि हनुमान सिंह, यानी कि नागपुरी काव्य में चैतन्य संप्रदाय का प्रभाव सबसे पहले इनके कौन से कवि का रचना में दिखता है। तो पहला हनुमान सिंह, दूसरा दलेल सिंह, तीसरा घासीराम और चौथा है रघुनाथ निरिपति। तो दोस्तों इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या होगा, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा रघुनाथ निरिपति। ठीक है बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जैसा आपके सामने है, फटाफट प्रश्न को देखिए। तो आगे बढ़िए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि रघुनाथ निरिपति नामक कवि कर परंपरा के बढ़ाई में कौन नागवंशी राजा जे कवि भी रहे कर नाम आवेला। यानी दोस्तों ये कह रहा है कि रघुनाथ निरिपति जो 50वें नागवंशी राजा भी थे और साथ ही साथ वे क्या थे, एक कवि थे। तो उनका परंपरा को बढ़ाने के लिए जो है कौन नागवंशी राजा जो थे, एक राजा भी थे और वो एक कवि भी थे, उन्होंने जो है इनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। तो 4 ऑप्शन है, राम सुंदर या श्याम सुंदर या शिव सुंदर या कृष्ण सुंदर। तो दोस्तों ये जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न के अनुसार जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्याम सुंदर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर दीजिए। क्या कहता है कि लड़का खंड, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लड़का खंड, यहाँ जो भी प्रश्न लिए हैं दोस्तों सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लड़का खंड नाम से संकलित नागपुरी गीत मनक रचनाकार के गए। प्रश्न कहने का मतलब है लड़का खंड नाम का जो संकलन है नागपुरी गीत लोक का, ठीक है, तो उसका रचनाकार कौन है, दलेल सिंह या महंत घासी या बरजूराम या धनीराम। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा बरजूराम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 में आइए। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है कि डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी एवं डॉक्टर बीपी केसरी कर अनुसार पूर्णा नागपुरी कवि बरजूराम पाठक कर लिखल गीत संख्या कतई है। कहने का मतलब हिंदी में है कि डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी के अनुसार जो सबसे पुराना कवि जो माने जाते हैं या बहुत पुराना कवि माने जाते हैं कवि बरजूराम पाठक, तो उनके कितने गीत ऐसे हैं जो कि मिलते हैं या कितने गीत जो है उन्होंने लिखा है। ठीक है, उनके अनुसार, किनके अनुसार, बीपी केसरी के अनुसार। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, 28,000 या 24,000 या 18,000 या 15,000। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 18,000। चलिए यहाँ तक बात समझ में आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 8। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 8 में हम लोग आइए और बताइए कि प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि पझरा नाम से, क्या है, पझरा नाम से छपेक वाला पत्रिका कर प्रकाशन के करत रहे। देखिए यहाँ पे समझिएगा, पझरा नाम से छपेक वाला पत्रिका कर प्रकाशन के करत रहे। 4 ऑप्शन है, नागपुरी प्रचारणी सभा, दूसरा है साहित्य आश्रम, तीसरा है नागपुरी संस्थान और चौथा है नागपुरिया संघ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए आप लोग।
इसका सही उत्तर क्या होगा, है ना। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा नागपुरी प्रचारणी सभा। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है नोट के तौर पे हम आपको बता दें, ये याद रखिएगा कि पझरा नाम का जो पत्रिका है, ठीक है, इस पत्रिका को प्रकाशन तो नागपुरी प्रचारणी सभा से होता था। यहाँ से ये इसका एक तरह से ये कहा था छपता था, ठीक है, लेकिन इसको निकालते कौन थे, ठीक है, तो गिरिधारी राम गंझू, ठीक है, गिरिधारी राम गंझू जो थे, ठीक है, गिरिधारी राम गंझू जो है वे पझरा नामक पत्रिका जो है ये प्रकाशन करते थे दोस्तों, ठीक है। ये बात से समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए आपके सामने जो है अगला नया प्रश्न है, इसका फटाफट उत्तर देते चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रश्न संख्या 9 में आइए, CD सिंह कर कौन रचना कृति जो है वह नागपुरी काव्य संसार में तहलका मचाए दिलक। यानी ये बोल रहा है कि CD सिंह कर कौन सा रचना था, या CD सिंह का कौन सा रचना था, चंद्रदेव सिंह, जो है जिसका छपते ही जो है वह क्या किया, पूरे संसार में जो है तहलका मच गया। यानी कि एक तरह से काफ़ी फेमस रचना था। जल्दी से बताइए नाम, CD सिंह का कौन सा रचना है ये। छोटा नागपुर संदेश है, या नागपुरिया माटी है, या झारखंड दर्पण है, या फिर झारखंड तर्पण है, क्या नाम है, जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों ये जो है वो क्या था, झारखंड दर्पण। CD सिंह के द्वारा ये जो है झारखंड दर्पण जो है जो रचित जो इनका रचना है ये काफ़ी फेमस रहा, और इनके ये होते ही जो है एक तरह से कहिए कि तहलका मच गया था, ठीक है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों, इसका प्रकाशन जो है ये 1995 में, आई थिंक हमको लग रहा है 1995 में हुआ था। एक बार आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ तक हमको लग रहा है ये 1995 है ना में ही हुआ था होगा। एक काम करते हैं, इसको हम कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 1996, ठीक है, थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो रहा था। तो यहाँ पर 1996 में है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर हम क्या बता रहे थे अभी कि CD सिंह का जो रचना था झारखंड दर्पण, इसके आते ही एक तरह से तहलका मच गया था, काफ़ी फेमस रहा ये। और इसका जो है ये प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों, 1996 में हुआ था। चलिए ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका सही उत्तर आपको हम बता दें, इसका सही उत्तर जो है हम टिक लगा देते हैं ताकि आपको भी ये क्लियर हो जाए, झारखंड दर्पण। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर हम देखें प्रश्न संख्या 10 में, आ जाइए। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि नागपुर क्या है, नागपुर में कुकुर तिर जियत हैं, हाड़ कर लोभ में आपन लहू पियत हैं, ठीक है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति केकर रचल है के। दोस्तों जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास है, विशेश्वर प्रसाद केसरी, लाल रणविजय नाथ सहदेव, प्रफुल्ल कुमार राय और CD सिंह। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। कि नागपुर में कुकुर तिर जियत हैं और हाड़ कर लोभ में आपन लहू पियत हैं, ये जो है किनके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है BP केसरी, लाल रणविजय नाथ सहदेव, प्रफुल्ल कुमार राय और CD सिंह। तो फटाफट उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसके रचनाकार भी कौन है, CD सिंह ही हैं, ठीक है। आपको बता दें इसके रचनाकार भी CD सिंह हैं, CD सिंह इसके रचनाकार हैं। बढ़िए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, आपके सामने पढ़िए। कवन नींदे, प्रश्न कह रहा है कि कवन नींदे सुतली भाई, घर में ढुकलय चोर, और गिठरी मोटरी बांधी भागय कौन और। प्रस्तुत गीत पंक्ति कौन कवि का रचना है के। ये प्रश्न आपको बोल रहा है कि
कहने का मतलब है कि कौन नींद में आप लोग सो गए हैं, घर में चोर ढुक गया है, ठीक है, और गेटरी मोटरी बांध के जो है वह किधर भाग गया वो लोग, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो में जो है आप चाहे तो इसको स्पीड बढ़ा करके या घटा करके, जैसा है थोड़ा अगर धीरे भी बोल रहे हैं तो आपको इसको क्या करना है कि वीडियो को आप बढ़ा करके जो है स्पीड करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका रिवीजन होने से मतलब है आप अच्छा से रिवाइज कीजिएगा। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, फटाफट आपको उत्तर देना है। ये बात जो है वह कौन कवि का लिखा हुआ पंक्ति है, प्रमोद कुमार राय या क्षितिज कुमार राय, सुरेश चंद्र राय या सुधीर कुमार राय। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताइए। आप सोच भी लिए होंगे। तो ये बात जो है किसका है, क्षितिज कुमार राय, ठीक है दोस्तों, ये सही उत्तर हो जाएगा इसका, क्षितिज कुमार राय। टिक लगा देते हैं क्षितिज कुमार राय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 12 क्या कर रहा है कि नागपुरी कला संगम कर महामंत्री रूप में किकर योगदान महत्वपूर्ण रहलक, ठीक है। तो नागपुरी कला संगम है, उनमें जो है महामंत्री के तौर पर जो है कि इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, या अपना महत्वपूर्ण योगदान किन्होंने दिया था। 4 ऑप्शन है, क्षितिज कुमार राय, सुरेश चंद्र राय, दिलीप कुमार राय या जय प्रकाश राय। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका। तो दोस्तों ये नागपुरी कला संगम जो है, इनका महामंत्री जो थे वह कौन थे, क्षितिज कुमार राय थे दोस्तों। कौन थे, क्षितिज कुमार राय। तो चलिए इसका बताइए सही उत्तर क्या हो गया। इसका सही उत्तर हो गया क्षितिज कुमार राय, ठीक है। चलिए बढ़िए, अगले प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, जैसा आपके सामने है। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि नागपुरी संस्थान द्वारा कौन नागपुरी रचनाकार के शारदा प्रसाद शर्मा सम्मान देवल जाए। देखो शारदा प्रसाद शर्मा जो है, इनके द्वारा बिंजिया नामक एक कहानी भी है जो काफ़ी फेमस कहानी है, आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़े हैं तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जो है सारा शिष्ट कथा हो या लोक कथा हो, लोकगीत हो या शिष्ट गीत हो, सारा चीज़ का जो है है ना, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारा चीज़ अवेलेबल है। चलिए तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि नागपुरी संस्थान द्वारा कौन नागपुरी रचनाकार के शारदा प्रसाद शर्मा सम्मान देवल जाए। और ये शारदा प्रसाद शर्मा कहाँ की है, गुमला के रहने वाली है। गुमला में जो है डुमरटी नामक स्थान पर इनका घर है, ठीक है। तो उमेश नंद तिवारी या धनेन्द्र प्रवाही या सुरेश चंद्र राय या मिंदेश्वरी मिश्र, किनको जो है शारदा प्रसाद शर्मा सम्मान मिला है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा धनेन्द्र प्रवाही, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, धनेन्द्र प्रवाही, ठीक है। लीजिए हम भी इसको आपको टिक लगा देते हैं, धनेन्द्र प्रवाही जो हैं इनके इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न में। अगला प्रश्न आ जाइए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या कर रहा है वो देखिए। ये कहता है कि ना पिया ना दिया बार। देखिए जैसे आप लोग बोलते हैं कि सर प्रश्न बाहर से आ जा रहा है। देखिए जो प्रश्न बाहर से आ रहा है, जैसे ये बहुत अन्याय वाली बात है कि झारखंड में स्पेशली अगर नागपुरी की बात किया जाए तो नागपुरी में बहुत सारे 10-12 प्रश्न अगर बाहर से आ रहे हैं तो उसको कोई टीचर भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि टीचर को जो सिलेबस दिया गया है वहीं से वो पढ़ाएगा, ठीक है। अगर कहीं बाहर से आएगा तो वह क्या कर सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे ये ना क्या है, ना पिया ना दिया बार, छूछा घरे रहे दे अंधार, है ना, झझड़ भेल सगल मोर, सगड़ मोर, सगड़ बोलते हैं जो गाड़ी होता है, सगड़ गाड़ी, है ना, सगड़ मोर, जिंदगी खेदते नजर टूटी गेल। ये प्रस्तुत पंक्ति जो है काव्य पंक्ति कौन कवि का रचना है। अब यहाँ आपके पास ऑप्शन है शंकर राम गंझू, मनमथ राम गंझू, गिरधारी राम गंझू और दीनदयाल गंझू। इस तरह से आपको दिया गया है। तो अगर आप ढूंढिएगा
कि जो गिरधारी राम गंझू का, इसका आंसर आपको बता दें, इसका आंसर आपका हो जाएगा गिरधारी राम गंझू, है ना। इसका आंसर गिरधारी राम गंझू हो जाएगा। लेकिन अगर आप गिरधारी राम गंझू का अगर आप देखिएगा कि हम क्या करेंगे कि गिरधारी राम गंझू का जो लिखा हुआ कविता है, ठीक है, कौन सा कविता गिरधारी राम गंझू का लिखा हुआ है, ये कविता है जिसे तोर बेतरा में, है ना। तो तोर बेतरा में जो गिरधारी राम गंझू है, तो ये तोर बेतरा का नहीं है कविता, पढ़ना है हम लोग को, गिरधारी राम गंझू के द्वारा लिखा जाए कविता है तोर बेतरा में। लेकिन गिरधारी राम गंझू का कविता के अलावा भी हम लोगों को क्या पढ़ना है, इनका जीवनी पढ़ना है और इनका साहित्य के बारे में पढ़ना है। तो इनका साहित्य के अंतर्गत जो है ये सब भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कविता के अलावा भी जो साहित्य को डीप से पढ़िए और इनके द्वारा जो भी अन्य रचनाएं सब हैं, ठीक है, जो फेमस रचनाएं कम से कम उनके बारे में और उनके कुछ जो कविता है, पंक्ति हैं, उनके कुछ बारे में भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा, कि ये बात जो अभी हमने बताया, ये ना पिया ना दिया बार, छुछा घरे रहे दे अंधार, ये जो है पंक्ति, ये किनका कविता का रचना है, तो ये गिरधारी राम गंझू का है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न जैसा देख पा रहे हैं आप, आ जाइए, प्रश्न संख्या ये 15 है। देखिए प्रश्न संख्या से मतलब मत रखिए, तो प्रश्न संख्या आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। हम जो है मिक्स टाइप का क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए आगे पीछे हो सकता है। अब एक एक करके आते हैं प्रश्न संख्या में। आइए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है कि चपला से चंचल अति पवन से गीतमान, मद मोह अंधकार ठहरे ना अभिमान, सतरज तम ऊपर राख छविमान, ऊपर देवल पंक्ति कौन कवि कर रचना से लेवल जाहे। अब बताइए, आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन है, शकुंतला मिश्र या कुमारी बसंती या अनुपमा मिश्र या मंजू ज्योत्सना हंस। तो जैसा मैंने अभी बार बार कहा, ठीक है, कि कुमारी बासंती का एक गीत पढ़ना है, ठीक है। उस गीत का क्या नाम है, नावा सालक नावा गीत, ठीक है। हमने प्रत्येक गीत को करा दिया है, गीत हो या कविता हो, ठीक है। कुछ एक आध दो आई थिंक बच भी गया होगा, तो लेकिन नावा सालक नावा गीत ये सब जो है ये कराया हुआ है। तो ये डॉक्टर कुमारी बासंती का लिखा हुआ गीत है, लेकिन ये गीत हमें पढ़ना तो जरूर है, लेकिन ये जो पंक्ति आपको दिखाई दे रहा है ये उस गीत का पंक्ति नहीं है, या उसका जो गीत पढ़ना है उसका पंक्ति नहीं है ये। तो ये इन्हीं के द्वारा रचा गया एक अन्य गीत का पंक्ति है। तो फिर उसको क्यों ले रहे हैं, इसलिए कि डॉक्टर कुमारी बसंती का हम लोग को इनका साहित्य रचना के बारे में भी पढ़ना है, इनका जीवनी के बारे में भी पढ़ना है, इसलिए एक्स्ट्रा चीज आपको जो है ये भी पढ़ना कंपलसरी है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। ये बात क्लियर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा कि ये जो है किसकी लिखा हुआ रचना है, डॉक्टर कुमारी बसंती की लिखी हुई जो गीत है ना, उसी का ये क्या है, एक पंक्ति है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 16 में आ जाइए। प्रश्न संख्या 16 क्या कर रहा है आपके सामने है कि पहाड़ कंदरिया, क्या कर रहा है, पहाड़ कंदरिया गांव से संबंध राखे वाला नागपुरी कवि अधिवक्ता के कहीं, ठीक है। देखिए, तो पहाड़ कंदरिया एक जगह है, ये कहाँ पड़ता है, तो ये रांची जिला के अंतर्गत पड़ता है। हम आपको बता दें ये रांची जिला के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। क्या, पहाड़ कंदरिया, ठीक है, पहाड़ कंदरिया, ठीक है। तो पहाड़ कंदरिया जो स्थान है, यहाँ से रिलेशन रखने वाले, संबंध रखने वाले जो है कौन कवि हैं, और वे कवि के साथ साथ क्या है, अधिवक्ता भी हैं, एक वकील भी थे, ठीक है। तो बताइए कि ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं जैसा आप दिखाई दे रहा है। पांडे हिमांशु नाथ राय, दूसरा है पांडे दुर्गानाथ राय, तीसरा है पांडे रविंद्रनाथ राय, और चौथा है संत कुमार पांडे। दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा पांडे रविंद्रनाथ राय। और पांडे रविंद्रनाथ राय का एक कविता भी पढ़ना है, तो आप कमेंट करके बताइए कि पांडे रविंद्रनाथ राय का कौन सा कविता पढ़ना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पांडे रविंद्रनाथ राय। आपको बताना है कि पांडे रविंद्रनाथ राय का जो है
कौन सा कविता या गीत जो है पढ़ना है हमें, इसका ये जो है आप दीजिएगा, है ना, उत्तर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 17, जैसा आप देख पा रहे हैं, इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने है। क्या कह रहा है ये कि नागपुरी गद्य और पद में रचना लिखवैया शकुंतला मिश्र का संबंध केकर से है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे कि नागपुरी गद्य और पद्य दोनों में लिखते हैं कौन, शकुंतला मिश्र। तो इनका संबंध क्या चीज़ से है? आकाशवाणी में उद्घोषिका करती हैं, या संपादक भी रही हैं, या कहानीकार हैं, या देवल सूप है। तो दोस्तों ये दिया हुआ सभी सही उत्तर है, यानी इसका प्रश्न कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए हम टिक्स करते जा रहे हैं इसलिए ताकि जो आपका जो ये पीडीएफ जो है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो इसमें सब टिक भी किया हुआ है ताकि आपको ढूंढना ना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको जो है टिक करते भी चल रहे हैं। ये पीडीएफ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप में मिल जाएगा, इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप बस टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल जो है ये फ्री ऑफ कोर्स यहाँ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है आपको सभी को पता है, आपको कुछ नहीं करना है, लिख देना है नागपुरी, है ना, सादानी, नागपुरी सादानी, फिर _, ठीक है, नागपुरी सादानी _, फिर 1 2 3 ये दे देना है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पर प्रश्न हम लोग 18 में आ गए। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न संख्या 18 है कि आप नागपुरी बोली शीर्षक लोकप्रिय कविता जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है? विशेश्वर प्रसाद केसरी, या प्रफुल्ल कुमार राय, या रणविजय नाथ सहदेव, या शारदा प्रसाद शर्मा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आपने सोच लिया होगा, फटाफट उत्तर देते चलिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो है आप नागपुरी बोली, इसके जो रचनाकार हैं ये हैं प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है बात, ये क्या था? अब नागपुरी बोली जो है इनके रचनाकार है प्रफुल्ल कुमार राय। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 में। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने है। क्या कर रहा है प्रश्न संख्या 19? देखिए कि बोल अपन बोली, देखिए अब नागपुरी बोली ये है प्रफुल्ल कुमार राय का रचना, ठीक है, कविता है। और बोल अपन बोली शीर्षक काव्य रचना कौन कवि करे के? तो बिल्कुल दोनों एक जैसा सुनने में लग रहा है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, तो बोल अपन बोली शीर्षक काव्य रचना जो है ये कौन कवि का है? उपेंद्र पाल नाहन, CD सिंह, मृत्युंजय नाथ शर्मा, या विशेश्वर प्रसाद केसरी। दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बोल अपन बोली। तो जो दोस्तों बोल अपन बोली जो कविता है ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये हम बता दें, ये लिखा गया है विशेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा, है ना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 20, सोनझेर। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 क्या कर रहा है कि सोनझेर नामक किताब गद्य साहित्य कर कौन विधा में लिखल है? तो सोनझेर नामक किताब ये तो गद्य पद दोनों में ही है, ठीक है, यानी सोनझेर जो है वह गद्य पद संग्रह दोनों ही के ये है। लेकिन सोनझेर नामक किताब का जो गद्य साहित्य है वह कौन सा विधा में लिखा हुआ है? तो जो गद्य साहित्य है वह कहानी विधा में लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए गद्य के अंतर्गत जो है कहानी, निबंध, नाटक ये सब आ जाता है। ध्यान समझिएगा, प्रश्न को कंफ्यूज नहीं होइएगा। गद्य में कहानी, निबंध, नाटक सब आ जाएगा, लेकिन सोनझेर जो है वह गद्य पद दोनों ही में लिखा हो गया है। ठीक है ना, लेकिन ये कह रहा है कि सोनझेर नामक जो किताब है उसका जो गद्य साहित्य है वो कौन विधा में है? तो वो किस में है? कहानी में है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, इस चीज़ को अच्छा से दिमाग में बैठा लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जैसा आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है, प्रश्न संख्या 21 में आ जाइए। अभी 21 से बहुत ज़्यादा प्रश्न हो गया होगा। यहाँ पे 21 आज के वीडियो में जो है हमको लगता है 40-50 प्लस क्वेश्चन है, 50 प्लस क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं हमने। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 में आ जाइए। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने नज़र
आ रहा है। क्या कर रहा है प्रश्न देखिए कि सोंझेर का रचनाकार के है कहें। आपसे सीधे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सोंझेर के रचनाकार कौन है। राम किशोर राय, या दूसरा ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार राय, तीसरा है प्रमोद कुमार राय, चौथा है क्षितिज कुमार राय। तो जल्दी से उत्तर बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा अच्छा ऊपर में, ठीक है, इसको चलिए अभी दिख रहा है। तो क्या था, सोंझेर रचनाकार जो है इनके कौन है, तो इसका हो जाएगा प्रफुल्ल कुमार राय। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सोंझेर शीर्षक रचना कौन साहित्यिक विद्या में है। समझिएगा, तो सोंझेर जो संग्रह है, ठीक है, गद्य पद संग्रह है, तो सोंझेर शीर्षक का जो रचना है, ठीक है, वह किस साहित्यिक विद्या में है। लेख है या कहानी है, नाटक है या कविता है। तो दोस्तों सोंझेर में जो सोंझेर शीर्षक का जो रचना है वह किस में है, वह कहानी में है। तो ये कहानी हो जाएगा ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि रिंगचिंगिया नामक किताब का रचनाकार के है कहें। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। क्या है, रिंगचिंगिया नामक किताब का रचनाकार के है कहें। तो दोस्तों रिंगचिंगिया नामक जो किताब है इसके रचनाकार जल्दी से बताइए कौन है। रिंगचिंगिया नामक किताब के रचनाकार भी हैं प्रफुल्ल कुमार राय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रफुल्ल कुमार राय। आई होप यहाँ तक हुआ होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि रिंगचिंगिया किताब है ना, एक मिनट थोड़ा सा, क्या है, रिंगचिंगिया किताब में रिंगचिंगिया कौन किस्म कर साहित्यिक रचना है कि जो रिंगचिंगिया किताब है, इस रिंगचिंगिया किताब में रिंगचिंगिया या कौन किस्म का या किस प्रकार का साहित्यिक रचना है। ये गीत है, कविता है, कहानी है और निबंध है। देखिए तो रिंगचिंगिया किताब में जो रिंगचिंगिया जो है वह क्या है, ये कविता एक प्रकार का ये है, ठीक है। तो कविता संग्रह है। तो रिंगचिंगिया किताब में रिंगचिंगिया कौन किस्म का साहित्यिक रचना है, तो ये कविता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कविता प्रकार का या कविता का साहित्यिक रचना है। आगे है या इस कविता विधा में, कौन विधा में लिखा गया है, तो कविता। आगे प्रश्न संख्या 25 में आइए। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने है, ठीक है। अच्छा इसका हम टिक लगा देते हैं ताकि बाद में आपको याद रहे, ठीक है। अरे यार चलो ठीक है, कविता, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रफुल्ल कुमार। अगला प्रश्न पढ़िए। प्रफुल्ल कुमार कर लोकप्रिय कहानी एक चकता रोद सबसे पहले कहाँ छपी है। तो दोस्तों प्रफुल्ल कुमार का जो लोकप्रिय कहानी है एक चकता रोद, ये सबसे पहले किस्म कहाँ छपा था, किस बुक में छपा था। दू डायर 20 फूल, या एक झोंपा नागपुरी फूल, या रिंगचिंगिया और सोंझेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा रिंगचिंगिया, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाए। तो दोस्तों रिंगचिंगिया जो है ये भी कहानी और गीत संग्रह दोनों ही है, ठीक है। लेकिन जब प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि इसका गद्य या पद्य किस साहित्यिक विधा में लिखा हुआ है, क्योंकि गद्य कहानी भी जो होता गद्य भी होता है ना। तो ये गद्य क्या होता है कि बहुत सारा ये कहानी भी होता है, लेख भी हो सकता है, निबंध, ये सारा गद्य में ही आता है। उसी प्रकार पद्य में गीत भी आ सकता है, कविता भी आ सकता है। तो आपको यही चीज़ पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जैसा आपके सामने है, प्रश्न संख्या 25 तो हो गया। आते हैं प्रश्न संख्या 26 में। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने दिखाई दे रहा है, 26, 27, 28 में ये। तो प्रश्न संख्या 26 क्या कर रहा है, देखिए कि गद्य पद्य संग्रह कर रूप में प्रफुल्ल दाकर कौन रचना शुरू में प्रकाशित हुई रहे। गद्य और पद्य दोनों का संग्रह के रूप में तो प्रफुल्ल कुमार दा का कौन सा ऐसा लिखा हुआ रचना है जो कि गद्य और पद्य दोनों का संग्रह है और वह ये शुरुआत में प्रकाशित हुआ था। तो एक झोंपा नागपुरी फूल, रिंगचिंगिया, सोंझेर और
शंकर गोटे की जिंदगी। तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोनझेर। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनझेर। ठीक है, इसका सही उत्तर सोनझेर। ये सारा उन्हीं का ये है, लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक एक करके आप सभी को पढ़िएगा। रिंगचिंगिया के बारे में बताया, शंकर गोटे की जिंदगी ये एक प्रकार का इनका उपन्यास है। ठीक है, इसको लिखने के बाद जो है ये नागपुरी के पहले उपन्यासकार बन गए थे। ठीक है, शंकर गोटे की जिंदगी नामक ये इसको लिख करके जो है नागपुरी के पहले उपन्यासकार बन गए थे। ठीक है, हालांकि ये शुरुआत में छपा नहीं था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न में आते हैं। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होइएगा कि इसका सही उत्तर क्या है, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसका सही उत्तर है सोनझेर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न संख्या 27 में आइए। प्रश्न संख्या 27 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 27, आधुनिक नागपुरी साहित्य कर जनक प्रफुल्ल कुमार दा कर जन्म ठाव है ना, कहाँ है? तो यहाँ पे कह रहा है कि आधुनिक नागपुरी साहित्य कर जनक किसको माना जाता है, ये भी सिंपली याद रखिएगा। तो आधुनिक नागपुरी साहित्य का जनक जो है प्रफुल्ल कुमार राय को माना जाता है। इनका जन्म कहाँ है? तो इस काफ़ी फेमस है, सभी जानते हैं। इनका जन्म पहाड़ बंगरू में हुआ था। अरे पहाड़ बंगरू क्या है? ये गुमला जिला के अंतर्गत जो सीसई है ना, सीसई नामक स्थान है, या फिर सीसई एक तरह से कह सकते हैं गुमला रांची रूट में स्थित एक जगह है। ठीक है, तो सीसई के अंतर्गत पहाड़ बंगरू पड़ता है, वही पहाड़ बंगरू में जो है इनका जन्म हुआ था, पहाड़ बंगरू नामक गांव में। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और एक प्रश्न आपके सामने है कि देवल कौन कहानी, क्या बोल रहा है देखिए, कि देवल कौन कहानी किताब का रचनाकार नईमुद्दीन मिर्ज़ा है। तो देवल कौन कहानी किताब का रचनाकार जो है कौन है? नईमुद्दीन मिर्ज़ा हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है। भुटांग डहर, तो आपको पता है भुटांग डहर ये पंचम साहू लिखे हैं। कांटी ये भी नहीं है। मेंजूर पाइक और मोरकर पंख। देखो 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, मोरकर पंख का भी वही मीनिंग हुआ है और मेंजूर पाइक का भी वही मीनिंग। तो मीनिंग मत जाइए, नाम क्या है इसको आपको जानना है। तो किताब का नाम जो है वह है मेंजूर पाइक, है ना। और मेंजूर पाइक जो है इसको कौन लिखे हैं? नईमुद्दीन मिर्ज़ा लिखे हैं, जो काफ़ी फेमस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा मेंजूर पाइक। ठीक है, और दूसरे प्रश्न का कि क्या अभी पूछा गया था, प्रफुल्ल कुमार राय का जन्मस्थल, तो वह क्या है? पहाड़ बंगरू। तो दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि देवल में से, है ना, देवल में से कौन शारदा प्रसाद शर्मा का कहानी किताब है कि शारदा प्रसाद शर्मा का कहानी किताब कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो शारदा प्रसाद शर्मा आपको पहले भी बता दे चुके हैं। संझिया है या बिंझिया है या विप्लवी महान है या निंझल दिया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंझिया, है ना। बिंझिया जो है ये शारदा प्रसाद शर्मा का लिखा हुआ रचना है। ठीक है, कहानी है। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 30 में आ जाइए। प्रश्न संख्या 30 आपके सामने है, देखिए क्या कहता है प्रश्न संख्या 30 कि देवल में से कौन प्रतिनिधि कहानी, ठीक है, देवल में से कौन प्रतिनिधि कहानी संकलन है के। तो एक चकतारोद या खुखड़ी रुगड़ा या कांटी या देवल शोभे। तो दोस्तों यहाँ पे एक चकतारोद है या खुखड़ी रुगड़ा है या कांटी, ये तीनों ही जो है ये क्या है? प्रतिनिधि कहानी संकल्प है, संकलन है। ये सब कहानी का ही संकलन है, यानी कहानी संग्रह एक तरह से है इन तीनों किताब। तो ये कांटी किताब हो या एक चकतारोद हो या खुखड़ी रुगड़ा खुखड़ी, तीनों कहानी का ही संकलन है। तो इस तरह से इसका देवल शोभे इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर जल्दी से बता दीजिए क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा देवल शोभे। तो डी ऑप्शन इसका सही है। बढ़िए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 31 में, ये रुगड़ा खुखड़ी या खुखड़ी रुगड़ा कहानी संकलन में खुखड़ी रुगड़ा केकर कहानी है के, बताइए। तो ये खुखड़ी रुगड़ा जो कहानी है ना,
तो खुखरी रुगड़ा कहानी संकलन में खुखरी रुगड़ा जो है ये कहानी किसका है? संकलन तो कोई भी क्या है, लेकिन ये कहानी किसका है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका फटाफट उत्तर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमारदा का, या दूसरा है हरिनंदन राम, तीसरा है चंद्रमोहन महतो, और चौथा है देवल क्यों नहीं, मतलब इसमें से कोई भी नहीं। तो रुगड़ा खुखरी कौन लिखे हैं, जल्दी से बता दीजिए। आपको पता होना चाहिए, इसमें ना तो प्रफुल्ल कुमार दा इसका सही उत्तर है, ना हरिनंदन राम या चंद्रमोहन महतो। इस तरह से बहुत बार ऐसा होगा कि आपको तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, तो आपको इसके लिए पूरा परफेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवल में से क्यों नहीं। तो फिर हम आते हैं कि रुगड़ा खुखरी अगर इसमें नहीं है तो फिर रुगड़ा खुखरी किसका कहानी है, किसका लिखा हुआ कहानी है। तो दोस्तों रुगड़ा खुखरी जो है ये हम आपको बता दें कि रुगड़ा खुखरी ये गिरिधारी राम गंझू है ना, गिरिधारी राम गंझू, ये गिरिधारी राम गंझू का लिखा हुआ रचना है ना, ये रुगड़ा खुखरी कहानी जो है। ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं, और दिखेगा नहीं तो फिर। तो ये बात क्लियर हो गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। और आंसर में क्या हो जाएगा, गिरिधारी, छोटा छोटा लिख देते हैं, गिरिधारी राम गंझू, ठीक है ना बात। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगर प्रश्न संख्या आ जाइए, प्रश्न संख्या 32 में। तो प्रश्न संख्या 32 क्या कर रहा है कि एक चक्तारोध कौन साहित्यिक विद्या में प्रकाशित किताब है कि। तो एक चक्तारोध जो है ये क्या है, उपन्यास है, ठीक है, उपन्यास है या निबंध है या नाटक है या कहानी है, बताइए तीनों में से क्या सही उत्तर है इसका, ठीक है। तो दोस्तों ये उपन्यास, एक चक्तारोध जो है ये उपन्यास भी नहीं है, नाटक भी नहीं है और निबंध भी नहीं है। तो फिर ये है क्या, ये है कहानी जो आपका बच गया, ठीक है, ये कहानी है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने नजर आ रहा है। प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 33 जैसा आप देख पा रहे हैं। प्रश्न कहता है कि प्रश्न संख्या 33, नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक, क्या बोल रहा है, नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा कौन मधेकर किताब है के। दोस्तों नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा ये कौन मधे का किताब है, किताब तो है, लेकिन इस किताब में किस प्रकार का किताब है, यात्रा वृत्तांत है या कविता संग्रह है या ललित निबंध है और रेडियो नाटक, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर है। एग्जाम में आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो नेरुआ लोटा और सांस्कृतिक अवधारणा जो है ये ललित निबंध है दोस्तों, याद रखिएगा क्या है ये है ललित निबंध, ठीक है। और ये भी किसके द्वारा लिखा गया है, ये भी गिरिराज के द्वारा। अब बताइए गिरिराज किसको कहा जाता है, ये गिरधारी राम गंझू को कहा जाता है, ठीक है। तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया यह है नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है कि देवल में से कौन निबंधकार डॉक्टर केसरी है कहें। डॉक्टर केसरी मतलब डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी है कहें। तो नीचे दिया हुआ कौन सा निबंध का निबंधकार जो है डॉक्टर बीपी केसरी हैं। पहला है तीहा, दूसरा है थेथर, ठीक है। अब देखिए बहुत मीनिंग में आपको समझना पड़ता है। तीहा का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान देना, ठीक है। थेथर मतलब बात को बिल्कुल नहीं सुनना, ठीक है, बार बार बोलने पर भी। और भाषा आपन भाषा, ठीक है। तो देखिए तीहा हो गया, थेथर हो गया, भाषा अपन भाषा, ये तीनों ही निबंध को कौन लिखे हैं, ये डॉक्टर बीपी केसरी लिखे हैं। तो आपको जो है हर तरह से याद रखना है, आपको याद रखना है कि तीहा, थेथर और भाषा तीनों ही जो है डॉक्टर बीपी केसरी का जो है वह क्या है, निबंध है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या आगे बढ़िए 35 में। प्रश्न संख्या 35 क्या कहता है, देखिए ये 35 है
है ना। तो प्रश्न संख्या 35 में क्या कर रहा है कि रहस्य दुख की सुख, क्या है, रहस्य, अच्छा, रहस्य दुख की सुख, आगे है गोड़ बथा माने सांस कर खेल, केकर निबंध है के। ये 3 गो निबंध और दिया है। अभी तो निबंध हम लोग देखे तीहा, थेथर भाषा और भाषा, ये जो है बीपी केसरी का निबंध है। लेकिन आगे दिया है रहस्य दुख की सुख, आगे है गोड़ बाथा माने सांस कर खेल। ये जो निबंध है किसका है? ये डॉक्टर बासंती का है, ये डॉक्टर कुमारी बसंती का है, डॉक्टर गिरिराज का है, या डॉक्टर गोस्वामी है का, या डॉक्टर बीपी केसरी का है? जल्दी से बताइए ये किनका रचना है। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा दोस्तों, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बीपी केसरी। ठीक है, डॉक्टर बीपी केसरी का ही रचना है ये भी निबंध भी जो है ये देख पा रहे हैं, ये भी डॉक्टर बीपी केसरी के द्वारा ही लिखा गया है तीनों, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 36 में आ जाइए। प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहा है कि नागपुरी भाषा उद्गम, नागपुरी भाषा उद्गम और नागपुरी भाषा उद्गम और विकास केकर कृति है कि नागपुरी भाषा उद्गम और विकास केकर कृति है, किसका कृति है? डॉक्टर बीपी केसरी का है कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा का है कि डॉक्टर गिरिराज का है या राधा कृष्ण का? जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बीपी केसरी का, ये भी डॉक्टर बीपी केसरी का ही है। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, नागपुरी भाषा उद्गम और विकास, इसके रचनाकार भी कौन है? बीपी केसरी हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जैसा प्रश्न संख्या 37 आप देख पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 37 क्या कह रहा है वो देखिए। प्रश्न संख्या 37 कहता है कि देवल में से, क्या कह रहा है? देवल में से कौन रचनाकार व्यंग्यकार ना लगे। इनमें से 4 रचनाकार का नाम दिया गया है, लेकिन इसमें से कौन रचनाकार है जो व्यंग्यकार नहीं है? ठीक है, व्यंग्य करने वाले जो होते हैं व्यंग्यकार, तो ये नहीं है। तो उपेंद्र पाल नहन या इग्नेश कुजूर या लाल रणविजयनाथ सहदेव या डॉक्टर कुमारी बासंती। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर कुमारी बसंती। अब आइए अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 क्या कर रहा है वो देखिए कि पद्य साहित्य में व्यंग्य रचना करे वाला रचनाकार के ही कहें। अभी कह रहा है कि किसमें व्यंग्य, किसमें करने, ये कहानी में व्यंग्य नहीं, पद्य में, है ना। तो पद्य साहित्य में व्यंग्य करने वाले रचनाकार कौन है? इनमें से CD सिंह है यानी चंद्रदेव सिंह, या लाल रणविजयनाथ सहदेव है, या फिर डॉक्टर केसरी है, या फिर देवल शोभे। तो दोस्तों यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिया हुआ सभी, CD सिंह भी हो गया, लाल रणविजयनाथ सहदेव और बीपी केसरी, ये तीनों का तीनों ही जो हैं वह व्यंग्यकार हैं। ठीक है, पद्य साहित्य में व्यंग्य करने वाले रचनाकार हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? देवल शोभे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 39 जैसा देख पा रहे हैं आपके सामने है। तो प्रश्न संख्या 39 क्या कहता है देखिए कि देवल में से केकर संबंध नागपुरी नाटक से आहे, यानी कि ये नागपुरी नाटक आपको पढ़ना भी है। ठीक है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा नागपुरी नाटक पढ़ना है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि देवल में से केकर संबंध नागपुरी नाटक से आहे, नूतन इंजत या नामा इंजोर या ठाकुर विश्वनाथ शाही। ये देखिए ठाकुर विश्वनाथ साहू लिखा हुआ है, इसको काट दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे मिस्टेक है। तो यहाँ पे ठाकुर विश्वनाथ साहू नहीं होगा, क्या होगा? ठाकुर विश्वनाथ शाही होगा। ठीक है बात, ठाकुर विश्वनाथ शाही। तो यहाँ पर क्या है? देवल, ऊपर देवल में से किसका संबंध? नागपुरी नाटक से है। तो दोस्तों नागपुरी नाटक में आपको बता दें कि हमें अभी सिलेबस के अनुसार जो पढ़ना है उसमें ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक जो नाटक है पढ़ने का है, लेकिन नूतन इंजोत ये भी नाटक है ना, और नवा इंजोर ये भी नाटक है, ठाकुर विश्वनाथ साहू भी नाटक है, यानी कि देवल शोभ इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि क्या है करेक्ट उत्तर? यहाँ क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 40। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 40 क्या कर रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 40 कहता है कि देवल में से कौन नागपुरी भाषा, देवल में से कौन नागपुरी भाषा विकास लागिन काम करेला। तो इसमें से कौन जो है वो नागपुरी भाषा विकास के लिए काम करते हैं। तो नागपुर झारखंडी भाषा संस्थान या नागपुरी संस्थान या विजय प्रकाशन या देवल, तीनों। तो दोस्तों नागपुरी भाषा संस्थान, नागपुरी संस्थान और विजय प्रकाशन, ये तीनों ही जो है वो नागपुरी भाषा विकास के लिए वर्क काम करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। इसका सही उत्तर जो है वह क्या हो जाएगा दोस्तों, सही इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी देवल तीनों। ठीक है बात। अभी तक जो है हमने जो है कुल 40 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। अच्छा, ये प्रश्न के बारे में डिटेल हमको जो है आपको एक्सप्लेनेशन के साथ भी मैंने बता दिया, और इसका उत्तर भी जो देखिए यहाँ पे उत्तरमाला यहाँ पे दिया हुआ है। आप जो है PDF ही आपको निःशुल्क जो है आपको मिल जाएगा। बिना टेंशन लिए जो है आप पढ़ाई कीजिए और इसको पूरा कीजिए। अच्छा, इतना ही में क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और आपके प्रश्न को आगे कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, चलिए इसको ख़त्म कर ही देते हैं आज। आगे है मन पूरन। ठीक है बात, क्या है, मन पूरन। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। तो मनपूरन शीर्षक कहानी का रचयिता के हैं। तो मनपूरन कहानी जो है ना, शिष्ट कथा है। तो मनपूरन शीर्षक कहानी का रचयिता कौन है बताइए, लाल रणविजयनाथ सहदेव या लाल मनमोहन या लाल अजय या लाल रणेंद्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा मनपूरन। ठीक है, सॉरी, लाल रणविजयनाथ सहदेव। तो मनपूरन शीर्षक जो कहानी है इसके रचयिता कौन है, लाल रणविजयनाथ सहदेव। ठीक है बात। आगे है मनपूरन शीर्षक कहानी सबसे पहले जो है कौन किताब में संकलित और प्रकाशित है। ये सबसे पहले जो है कौन किताब में संकलित और प्रकाशित हुआ था, ये आपको बताना है। ये कांटी या फिर एक चकतारोद या फिर खुखरी रुगड़ा या भोटांग डहर। दोस्तों जल्दी से बताइएगा इसका सही उत्तर क्या। तो फटाफट उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये किताब मनपूरन शीर्षक कहानी सबसे पहले जो है ये कांटी एक चकतारोद, तो ये हो जाएगा खुखड़ी रुगड़ा, है ना। खुखड़ी रुगड़ा जो है इस बुक में जो है सबसे पहले मनपूरन शीर्षक जो है ये संकलित हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कर रहा है कि खीरोधर सिंह, देखिए अलग अलग कहानी का है ये। ठीक है, तो फटाफट उत्तर दीजिएगा कि खीरोधर सिंह नामक पात्र में कौन कहानी का पात्र, खीरोधर सिंह नामक पात्र जो हैं ये कौन कहानी के पात्र हैं। इन खीरोधर सिंह जो हैं वह कौन सा कहानी का पात्र है ये, मनरखन कहानी का या मनपूरन कहानी का या मनसुख कहानी का या मनदीप कहानी का। यदि आप पढ़े होंगे तो जैसे जैसे ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है या फिर जेटेट का, उसमें मनरखन, मनसुख या मनदीप नाम का कोई कहानी है ही नहीं। तो उसमें कहानी क्या हो जाएगा सही उत्तर, ये मनपूरन। ठीक है, मनपूरन नामक जो कहानी है उसके पात्र का नाम क्या है, खीरोधर सिंह। ठीक है बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मनपूरन। मनपूरन जो कहानी है इस कहानी के पात्र हैं खीरोधर सिंह। अगला प्रश्न है, बाबू खीरोधर सिंह का उम्र, बाबू खीरोधर सिंह का उम्र जो है लगभग कितना था, 30 से 40 या फिर 40 से 50 या फिर 40 से 45 या फिर 50 से 60। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर आपको जल्दी से बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, 40 से 45 साल। ठीक है, तो बाबू खीरोधर सिंह कहानी के अनुसार जो है इनका उम्र कितना था, 40 से 50 साल। बढ़िए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये और हमारे पास और 19 प्रश्न, अच्छा जो भी है
इसको फटाफट चलिए कंप्लीट करते हैं, 2-4 मिनट 5 मिनट जितना भी लगे इसको फटाफट एक बार कंप्लीट कर ही देते हैं। चलिए एक एक करके, शायद आपको ठीक ठाक दिख रहा होगा। तो प्रश्न है कि लाल रणविजयनाथ कर कहानी अनुसार, लाल रणविजयनाथ सहदेव का जो कहानी है उसके अनुसार के घरनी कर भाई उनकर जीवन में नहीं रहे, यानी किसके पास जो है घरनी का यानी अपनी पत्नी का सुख का नहीं था उनके जीवन में, गजाधर सिंह या चक्रधर सिंह या खीरोधर सिंह या रविंदर सिंह। तो दोस्तों इसके सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा खीरोधर सिंह। जो मनपुरन कहानी है इसमें खीरोधर सिंह की पत्नियां जो है वो मर जाती थी, यही कारण है कि इसे कहा गया है कि उसके जीवन में घरनी का सुख नहीं था। प्रश्न संख्या 6 में आइए, प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि जखन बाबू खीरोधर सिंह, ठीक है, कर बिया होलक से खन बड़ी जनाना, यानी उसका बड़ी पत्नी का उम्र कितना था। जब बाबू खीरोधर सिंह का शादी हुआ तो उसकी बड़ी पत्नी का उम्र 22, 24, 18, 28 कितना था बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 साल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 साल। बढ़ते अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि खीरोधर सिंह कर पहिल संतान बियाह करल कर कई बरस बादे जन्म लेलक, ठीक है। तो खीरोधर सिंह या विवाह होता है उसके बाद इसका पहला संतान का जन्म जो है कितने साल के बाद होता है, 2 साल, 4 साल, 3 बरिस या 6 बरिस। तो दोस्तों पहला जो उसका बच्चा होता है वह 2 साल के बाद होता है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए, इसका होगा 2 बरिस के बाद। अगला प्रश्न आ जाइए, प्रश्न संख्या अगला प्रश्न में क्या है, छुआ कर देख रेख मोय कर लेमू, क्या है, छुआ कर देख रेख मोय कर लेमू मुदा बंश कर बखरा कैसे चली और अपन एखन तो इतन बड़ा जिंदगी का लखे गुजराबे। प्रस्तुत संवाद मनपूरन कहानी में कौन बोला है, ठीक है, ये संवाद जो है मनपूरन कहानी में कौन बोला है ये आपको बताना है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये बात कौन बोला है आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रश्न जो है या फिर ये बात जो है वह कौन बोला है, ये खीरोधर की माँ है ना। तो खीरोधर का बाप नहीं होगा, आजा नहीं होगा, ये क्या होगा, खीरोधर की माँ इस बात को खीरोधर को बोली थी, ठीक है। तो आगे प्रश्न संख्या 9 में आइए, प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 9 आपसे बोल रहा है कि खीरोधर सिंह कर कौन जनाना से 5 गो बेटा बेटी जन्म ले रहे हैं। तो खीरोधर सिंह का कौन पत्नी थी, उससे 5 गो बेटा बेटे जन्म लिए थे, मझली पत्नी या बड़की या छोटकी या संझली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मझली, ठीक है। मझली पत्नी से जो है वह क्या हुआ था, 5 को बेटा बेटी जन्म हुआ था, ठीक है। आगे है मनपूरन जो कहानी है, तो मनपूरन कहानी कर अनुसार जो है भाटा बारी में के कांटा गड़ेला। तो भाटा बारी में जो है ये सब कहानी हम बता चुके हैं। जो व्यक्ति जो स्टूडेंट या जो मेरे दोस्त वीडियो देख रहे हैं और ये सब कहानी नहीं पढ़े हैं तो आपसे आग्रह है, आग्रह क्या यार, अपना खुद से तैयारी करना है तो निःशुल्क कहीं भी आपको मिलने वाला नहीं है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और ये सारा कहानी पढ़िए और अपना तैयारी को और भी मजबूत कीजिए, ठीक है। तो मनपूरन कहानी जो है इसके अनुसार भाटा बारी में किसको काटा गड़ता है, तो मछली को काटा गड़ता है और उसके बाद उसको ऑपरेशन करने के लिए नौबत आ जाता है, डॉक्टर जो है जाता है, लेकिन बाद में जो है उसको पैर काटना पड़ता है, ऐसा बोलता है डॉक्टर। और पैर काटने के बाद इस तरह का बात सुन के ही दूसरा दिन जो है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इस तरह का है कहानी में। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 11 में आइए। प्रश्न संख्या 11 क्या कर रहा है देखिए, प्रश्न संख्या 11 कहता है कि लाल रणविजय नाथ सहदेव कर कहानी में कौन पात्र के डॉक्टर गोड़ काटे कर बात करेला, ठीक है। तो लाल रणविजय नाथ सहदेव कर जो कहानी है इस कहानी में किस पात्र को डॉक्टर गोड़ काटने का बात करते, तो अभी तुरंत बताए, मझली पत्नी को, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा मझली पत्नी को, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनपूरन कहानी में खीरोधर सिंह कर दुनिया काले अंधार हो जाएला, कि छुआ नहीं रहे सेले, मायन नहीं रहे सेले, जनाना मर जाए सेले, ठीक है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जनाना मर जाती थी इसीलिए,
यानी उनकी जनाना, उनकी पत्नी जो है जिंदा नहीं रहती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए बढ़िए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न ये देखिए आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, ये कहता है कि पहले का कम दुख मिले जे अब तीसर धाव बियाह करेक कहथी, मैं तो साफ कह देत हूँ कि घरनी कर सुख मोर भाग में नखे। प्रस्तुत संवाद मनपूरन कहानी में के कहेला। तो दोस्तों ये जो है कौन बोलता है ये वाला बात, तो ये बात जो है ये बात कौन बोल रहा है, ये खीरोधर सिंह जो हैं अपने भाटू गजाधर सिंह को बोलते हैं। ठीक है, कि दो बार जो है उनका पत्नी का नाश हो गया। ठीक है, तो क्या ये कम दुख हमको मिला है जो आप तीसरी बार शादी करने के लिए बोल रहे हैं। इस तरह से ये बात जो है खीरोधर सिंह अपने जीजाजी अपने भाटू गजाधर सिंह को बोलते हैं। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 में। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है वो देखिए। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि काले केकरो बेटी बहिन कर अकाल मृत्यु कर दोष बहुमु। ठीक है, प्रस्तुत संवाद मनपूरन कहानी में कौन बोलता है, तो ये कौन बोलता है, ये खीरोधर सिंह बोलता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आइए प्रश्न संख्या 15 यानी नेक्स्ट 15 क्या 40 + 15। ठीक है ना, तो 55 प्रश्न अब तक हम लोग का हो चुका है। तो क्या कह रहा है कि आप भगवान कर दया से मोर छुआ मन आहे ओहे मन के देख के सबूर करमू तेहराए के बियाह नहीं करमू। ये प्रस्तुत संवाद जो है कौन बोला है, ठीक है, या कौन कहानी से लिया गया है ये बोल रहा है। तो ये कौन कहानी से लिया गया है, ये मनपूरन कहानी से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, ये किससे लिया गया है, मनपूरन कहानी से लिया गया है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हम लगा दिए टिक मनपूरन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 16 में। क्या कहता है कि मनपूरन कहानी में बाबू खीरोधर सिंह कर भाटू, ठीक है, भाटू कर का नाम रहे, तो हम बता चुके हैं उसका नाम क्या था, गजाधर सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो है क्या है, मनपूरन नामक कहानी, मनपूरन नामक कहानी में जबर क्या है, जबर जाबिड़ जंग आदमी के बताया जाए। तो जबर जाबिड़ जंग आदमी जो है हट्ठा खट्टा एकदम आदमी को बोलते हैं, और वह किसको बताया गया है, गजाधर सिंह को, जो उनका भाटू था। ठीक है, आगे है देखू बहू, क्या है, देखू बहू, ये जो है नागपुरी में इस तरह से बोला जाता है। तो देखू बहू मैं उमर नाता सौबे में रोर से बड़ा हूँ और सब ऊंच नीच सोचिए के सलाह देत हूँ। ये उसका जीजाजी जो है खीरोधर सिंह को बोलता है कि प्रस्तुत संवाद जो है मनपूरन कहानी में खीरोधर सिंह कर कौन रिश्तेदार कर बात होते, तो वो खीरोधर सिंह का कौन है, उसका भाटू है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है आज का लास्ट प्रश्न। ठीक है, तो आज का ये लास्ट प्रश्न भी है, फटाफट जो है आपको उत्तर देना है। चलिए क्या बोल रहा है प्रश्न कहता है कि इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है कि रोर दीदी बड़ आसरा से या बड़ आसरा से, देखिए रोर दीदी बहुत बड़ आसरा से जो है मोके यहाँ भेज हैं। अब उनकर मन में का तेर लागी अगर रोरी बात के नहीं मानो इस तरह से, तो ये प्रस्तुत संवाद जो है कहानी में कौन बोलता है, तो ये बात जो है भाटू साहेब बोलते हैं। और किसको बोलते हैं इस कहानी में, भाटू साहेब जो हैं यानी कि गजाधर सिंह, और किसको बोलते हैं, खीरोधर सिंह को। तो दोस्तों आपको कहानी ये पूरी बात समझ में आया होगा। हम प्रश्न उत्तर आपको कराए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है कहानी के जैसे जो है आपको हर चीज़ को बताते भी गए हैं। और टेंशन नहीं लेना, ये पीडीएफ जो हम बताएं हैं, पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कोर्स आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो भी दोस्त जो हैं अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और अब तक बहुत सारा लगभग जो है कहानी हो, शिष्ट कथा, लोक कथा, गीत, कविता, सारा कुछ जो है हम जो है प्लेलिस्ट में बना दिए हैं। यूट्यूब का चैनल आप सर्च कीजिए नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल, और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारा कुछ उपलब्ध है, आप आराम से देखिए। दोस्तों
तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय झारखंड, जय हिंद।